चर्चा में अब हम एक महत्वपूर्ण अंश पे जा रहे हैं और इसमें क्रोनोलॉजिकल ही शायद बात होगी और आपसे इसलिए बात होगी कि आप लगातार कई ग्रंथों के अध्ययन में संलग्न रहे हैं और कई ग्रंथों को आपने नए तरीके से उकेरा भी है। तो वो समझ हमारे अंदर उससे व्यापक एक डेवलप भी हो रही है कि आपके जो वर्तमान नज़रिए से आपने उसको जिस तरीके से देखा है, समझाया है, वो बेहद ही खूबसूरत अंदाज में है, जो आसानी से समझ में भी आता है। प्रश्न ये है कि हम अगर हमारे मूल आधार की बात करें, वैदिक कल्चर की बात करें, तो हमारे यहाँ ऋषि-पुत्र पे बात थी। इस चीज़ को हम अपने 7वें प्रश्न में जोड़ेंगे भी। लेकिन क्रोनोलॉजिकली भी अगर हम देखें तो हमारे यहाँ कई सभ्यताएँ सम्मिलित हुई, संक्रमण हुए, आघात हुए, युद्ध हुए और हमारे यहाँ उन सम्मेलनों में, हमारे ग्रंथों में उस परिवेश को हम शायद देख भी पाएँ। मेरा इशारा ये है कि जब ऋषि-पुत्र की परिकल्पना थी, आदरणीय झा साहब ने बृहत जातक का एक श्लोक किया भी है, जिसमें गुरु और चंद्र के ऊपर एक स्पेसिफिक पॉइंट है, जो एक अन्य विषय है। लेकिन जब ऋषि-पुत्र की बात है तो यानी संतान की उत्पत्ति लाने, उसके पीछे एक व्यावहारिक सोच बड़ा उत्कृष्ट है। तो फिर ये जब हम बात करते हैं और स्पेशली यवन काल के आसपास की बात करते हैं, जातक तत्व हम देख लें, कुछ जगह बृहत संहिता, बृहत जातक में भी हम देख पाते हैं। फलित मार्तंड, कई सारे ग्रंथ हैं जिनमें हम इसको देख रहे हैं कि वी योनि जन्माध्याय और उसमें भी कंसेप्शन की प्योरिटी पे क्यों शक या क्यों? क्योंकि हम युद्ध के कई विभीषिकाओं को जानते हैं कि किस तरीके से समाज पे चारित्रिक आघात होता है, अस्मिता लूटी जाती है। राजा भी मस्ती में संलग्न रहे होंगे उस समय के, तो वो भी क्या इस तरीके के शक में थे कि उस जगह पर इस तरीके के ग्रंथों को में इस तरीके के अध्यायों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ी। मेरा आशय किसी पर उँगली उठाना नहीं है, लेकिन क्या देश-काल परिस्थिति से ये आघात आते हैं? आपका जो इस यात्रा में एक लंबा अनुभव है ग्रंथों में, तो आप इस पर क्या विचार रखते हैं? क्या सोचते हैं? देखो, जैसा कि जब बर्थ पे क्वेश्चन है कई सूत्रों पे, कि वो बर्थ पे क्या, रादर वो मदर के करेक्टर पे क्वेश्चन है। तो बर्थ की बात नहीं, वो मदर के करेक्टर की बात आ जाती है। तो ऐसा, देखो, ऐसा संभव भी नहीं है कि सबका सबका करेक्टर भी सही हो। लेकिन ये भी, मतलब, अगर आप एक स्पेसिफिक योग की बात करते हो कि अगर बृहस्पति उसको नहीं करेगा, एस्पेक्ट नहीं करेगा, या बृहस्पति का लिंक नहीं होगा, तो उसको एक्सपेंड करने की जरूरत है। उस सोच में जो है, अगर ये बात है कि उसको अगर एज इट इज सोच के उसको मूर्ता से, मतलब यानी कि उसको उसी को बिना सूक्ष्म तरीके से उसको जाने करने, अगर हम उसी पे बात करते हैं तो वो गलत है। और ये पॉसिबल है कि जो है इंट्रूजन्स थे, या जो इन्वेजन्स थी, या जो थी, उनका इन्फ्लुएंस तो आता ही एस्ट्रोलॉजी पे। और टाइम टू टाइम जो है इसमें इसको एक तरह से चर्चा से बाहर लाने के लिए भी कई बार कई विषयों में जो है उसमें कुछ दो चार श्लोक जो है वो एक तरह से इंसर्ट कर दिए जाते हैं, एक स्पेसिफिक मीनिंग देने के लिए। एक जैसे विमुषत्री का जैसे कि विमुषत्री का इम्पोर्टेंस, कि कलयुग में इससे ऊपर की कोई दशा है ही नहीं। ठीक है। तो उसी तरह से जैसे कि कर्म विपाक संहिता में हमें शिव और पार्वती का संवाद बताया गया है, शिव और पार्वती जी का, अब शिव और शक्ति का। अब ये जब वहां पे ये आ जाता तो संवाद से बाहर है, वो चर्चा से बाहर है। वो बोला, अरे वो तो शिव और शक्ति के बीच का है। ठीक है, तो वो चर्चा से बाहर हो जाता है। उसी तरह से कई चीजें ये हैं जहां पे कि उसको जब आपने उसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन की तरफ लेके जाना है, तो उसमें डाउट पैदा करने, अब देखिए, ये डाउट प्रोबेबली पैदा करने का कारण ये भी है कि जो है, ये
उस टाइम पे उसी को बेनिफिट करता था जिनके पास ये विद्या थी। अगर डाउट क्रिएट हुआ तभी तो क्लाइंटेल भी एक तरह से होगा, हर किसी को चेक करवाना है, ठीक है। और इस तरह के सूत्र जो हैं ये दो चार चीजें जैसे सेक्स ऑफ चाइल्ड और ये सब चीजों का बड़े ध्यान से स्त्री के चरित्र का जहां पे बात हो तो ये इनको बहुत ध्यान से डील करने वाली बात है। और इसमें आई फील कि जो आप सूत्रों की उनकी बात कर रहे हो ये पूर्ण तौर पे अ, एक इंट्रूजन है, ठीक है। और उसको अगर मतलब अगर सही है तो उसको सही तरीके से समझने की जरूरत है, उस पर चर्चा की जरूरत है, उसको उस पे उस पे बहुत सूक्ष्म तरीके से काम करने की जरूरत है। तो ये दूसरा ये होता है कि जैसे ये कंसेप्शन की बात होती है तो कंसेप्शन अब उसके मतलब एक तो है कि ना उसके फादर का कॉन्टेस्ट में ये बोल देना कि ये उस अपने बाप की औलाद नहीं है, अपने फादर की औलाद नहीं। तो वो देखिए पहले आज पहले तो इन इन उन कॉन्टेक्स्ट में ठीक है कि ये भी था कि किसी स्त्री को बदनाम करना है, किसी स्त्री को आउटकास्ट करना है। तो एक तरह से ये शायद इन योगों की मतलब और इन इन ग्रंथों की मतलब भी ये लिया गया होगा। तो ये विद मेलाइस भी हो सकता है। और इसकी पॉसिबिलिटी जो है कि इसके कुछ तथ्यात्मक रिजल्ट्स की बात है तो वो बहुत हम अगर इसकी बात करें कि ये है कुछ हो भी सकता है तो इट्स जस्ट 20% 30%। तो मैं आपके चेहरे पर एक पेन भी देख पा रहा था कि जो इंट्रूजन या इन्वेजन से जो एडल्टरेशन हम कह सकते हैं कि जो छेड़छाड़ हुई है, तो हमारी जो संकल्पना है वो तो बड़ी अलग है और हमारा समाज का आधार भी अभी तक वैसे ही जीवित है। लेकिन जो आखिरी नोट निकल के आ रहा था, स्त्री, स्त्री हमारे यहाँ पूज्य रही है और हमारे यहाँ तो शिव से पहले शक्ति का ही आवाहन है। और जब ये पूज्य थी तो हमारे यहाँ धन या भोग्या के रूप में किस काल में इस तरीके का दर्शन आने लगा, चिंता का विषय उस समय भी रहा होगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि यवन काल की हम बात करते हैं, यवन शब्द पे कई सारे हम डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन हम एक संक्रमण काल मानते हैं उसको। अच्छा बुरा ये सबका अपना पैराडाइम है। लेकिन स्त्री जातक ग्रंथ अलग लिख करके, जहाँ स्त्री को धन के रूप में, जो हम जानते हैं कि किन राष्ट्रों में स्त्री को धन के रूप में देखा जाता है या भोग्या के रूप में, तो स्त्री जातक जैसा स्पेशल चैप्टर जो ग्रंथ के रूप में कन्वर्ट हो गया, जिस पर चरित्रावली के ऊपर ही पूरे श्लोक अधिकांश मिल पाते हैं, तो वहाँ पुरुष जातक जैसा कोई ग्रंथ नहीं मिलता। तो ये एक डोमिनेंस तो दिखाता है। लेकिन आप कितना सहमत है कि इस तरीके से एक्स्ट्रा चैप्टर्स या अलग से जो अध्याय या किताबें स्त्री जातक के नाम पे आई, या ये उस समय के काल में क्या विडंबना या क्या प्रेशर होंगे कि ऐसे ग्रंथ लिखे गए? इस पर आपके विचार। मेरे हिसाब से जो इनको लेटर पीरियड पे इनको अलग किया गया है, जो शुरू के मूल ग्रंथों में उन वहां तो आपको ये मिलता नहीं। तो बाद में मतलब ये भी इन्फ्लुएंस की बात है। और इसमें ज्यादातर त्रिअंसा के साथ लिंक करके उसके करेक्टर पे जो है, जो उसके करेक्टराइजेशन की है लेडी की ऑन द बेसिस ऑफ त्रिअंसा, कि त्रिअंसा में यहाँ होगा ये इन्फ्लुएंस होगा तो ये होगा, ये इन्फ्लुएंस होगा तो ये होगा, ये इन्फ्लुएंस और ये होगा। ये भी अगेन एक तरह से वो अब मेरे हिसाब से तो अगर हम पुराने ये मूल ग्रंथों की बात करें तो अगर उनको ये स्त्री जातक को एक तरफ से अलग से छोड़ दिया जाए तो वहां पे तो कहीं पे नहीं लिखा कि इसको अलग कर दो, इसको अलग कर दो, है ना। तो ये एक तरह से देखना तो नेटिविटी देखी जाती है उस तरह से, उसी तरह से ही देखी जाती है जिस तरह से मेल नेटिविटी देखी जाती है उसी तरह से। दूसरा क्या है कि ये उस टाइम की जो सोसाइटी है ये थोड़ा जो है मेल डोमिनेटेड या मेल ओरिएंटेड थी। और उसमें शायद जब लाल किताब जैसे कुछ ग्रंथ हैं वो तो इसको
बेटी या बच्चे को औलाद नहीं मानते, मीन्स कि वो गति होगी तो जो है पुत्र के कारण होगी, ठीक है, बेटी जो है वो उसमें। तो ये कुछ, ये जो धारणाएं थी, जिनको बड़े कुछ जड़े इवॉल्व माइंड्स हैं, जैसे गुरु नानक हैं, जिन्होंने इन चीजों को चैलेंज किया, ठीक है, कि ये जो ये इसी को ब्राह्मणवाद का नाम देके जो है, ये जो ये एक तरह से ब्राह्मण इमेज को भी मिलाइन करने की कोशिश की गई है। यानी ये संक्रमण इट इज, जो है ये राजा क्षेत्र व्यवस्थाओं के अंदर हुआ, ऐसा मान हाँ सकते हाँ, हैं तो कि ये मेनली क्या है कि अपने एक तरह से जो है डर पैदा करने के लिए, ज्योतिष जो है ना, जब ज्योतिष को आप कर्मकांड की तरफ लेके जाते हो, तो वो डर, बिना डर के धन, तो जो है डर और डाउट, दो चीजें हैं। मतलब एक तो शंका पैदा करनी और एक डर पैदा करना। शंका पैदा होगी तो भी धन आएगा, डर पैदा करोगे तो भी धन आएगा, और फिर उससे कर्म कांड करोगे, फिर उससे सब सब सही हो जाएगा। ये मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। शायद इसीलिए ये इंडस्ट्री का आकार अभी इतना बड़ा है। और मैं अपनी आगामी सीरीज के बारे में आपसे बात करूं, अंतिम प्रश्न उसका लूं, उससे पहले एक आपसे और मैं प्रकाश चाहता हूं, लाइट ऑन सम स्पेसिफिक सब्जेक्ट। कि हम भाग्यवादी हैं, फॉर्चून की हम बात करते हैं, लेकिन फॉर्चून से पहले हमारा रंध्र भाव आता है 8वां। तो लाइफ जो है वो अनसीन को मैनेज करने की तरफ हमारे प्रयास होने चाहिए, हमारी चेतना से, कि भाग्यवादी होकर के सिर्फ भाग्य विकास की तरफ हमें आकृष्ट होना चाहिए। यानी जो हमारे फॉर्चून है उसकी तरफ हम ओरिएंटेड है, कि मिस फॉर्चून की तरफ हमको ज्यादा सहज और आ, उसकी तरफ हमें ध्यान देना होता हो, क्योंकि षड्रिपु भी देखिए, हमारा। जी। इसमें हम ये कह सकते हैं कि भाग्य तो सुप्रीम है, लेकिन एफर्ट जो है उसी के अंदर है। जो है, हम डेस्टिनी को एक सर्कल मान लें बड़ा, उसके अंदर जो है एफर्ट, एफर्ट का जो है, लेकिन ये जरूर है कि एफर्ट का जहाँ पे भाग्य में कमी आ रही है या फॉर्चून में, तो उसमें हिट रेशो जो है वो कम हो जाएगी। वहाँ एफर्ट टू सक्सेस की रेशो है वो, आप हम उसमें डिक्लाइन देखेंगे। और उसके बारे में जो है, ये ग्रंथों में कुछ श्लोक भी हैं कि अगर दो या दो से अधिक जो है ग्रहों का प्रभाव जो है मेल्फिक, यानी कि हम यहाँ पाप ग्रहों की बात कर रहे हैं, लगन पे, दो या दो से अधिक ग्रहों का प्रभाव अगर लगन पे हो, तो थोड़ी हार्ड लाइफ होती है। और अब आगे उसी को, अब हम आगे, मतलब ये तो एक चीज है, इट इज अ पार्ट ऑफ सोल्यूशन। अगली चीज क्या है, जहां पे भाग्येश नीच का हो गया, भाग्येश पाप प्रभाव में आ गया है, या भाग्येश 8 में चला गया है, तो वो भी जैसे अस्त प्रस्त त्रस्त, हम मतलब एक चीज याद रखें, नीच अस्त पस्त त्रस्त, अगर इनमें से कोई कंडीशन में भाग्येश है, तो वो फिर एडिशनल है। तो ये तो बिल्कुल एफर्ट देखिए उसमें, एफर्ट तो फिर भी करना पड़ेगा, क्योंकि एफर्ट कॉन्टिन्यूस है। और एफर्ट आए, मैं ये समझता हूं कि अब हमारी कोई भी चेष्टा हो, हमारी कोई भी एक्टिविटी हो, वो जो है वो बिना एफर्ट के नहीं है। हर चीज के लिए, अब सोना भी अपने आप में एक एफर्ट है, ठीक है, आदमी सो रहा है तो वो एफर्ट है। तो क्रियाहीन आदमी तभी होता है जब वो कहते हैं निष्क्रिय हो गया जी, अब तो ये क्रियाहीन हो गया, कर्महीन क्रियाहीन। अब कर्म और क्रियाहीन तब होगा जब उसकी मृत्यु होती है। तो इसका मतलब है कि जो जो कर्म, या जो हमारा कर्म का फल है, या डेस्टिनी का है, या प्रोविडेंस जिस तरह से हमें घुमा रही है, जिस तरह से प्रोविडेंस, तो प्रोविडेंस तो सुप्रीम है, लेकिन एफर्ट हमारी लाइफ में, हम कुछ करने की चेष्टा,
वो जरूरी है। अब उसमें कितना सक्सेस मिलता है वो आपके नेटिविटी पे, आप क्या लेके आए थे, क्या कार्मिक बंडल लेके आए थे, और क्या उसमें किस तरह से आप उसको आगे ले रहे हो, क्या आपका मेंटल एप्टीट्यूड है, क्या आप डिफीट मतलब जैसे अ, हार, पहले ही लड़ने से पहले हार गए हो, तो इन सब चीजों का बहुत असर पड़ता। तो एफर्ट भी कॉन्टिन्यूस है, एफर्ट की जरूरत है। और क्रियाहीन और कर्महीन आदमी तभी होता है जब मृत्यु है। मतलब मैं तो ये मानता हूं कि हर हर चीज में, मान लीजिए कोई आदमी बिल्कुल आइडल बैठा है, कुछ नहीं कर रहा, तो ये भी उसका कर्म है। अब वो घर से बाहर निकला, खाया पिया, एक एक चौक पे आके बैठ गया, ताश खेली उसने सारा दिन, ठीक है। तो लेकिन वो घर से निकला, वहां आया, वहां बैठ के उसने उसको वेस्ट किया, तो ये उसका कर्म है। मीन्स कि उसने अपना वक्त को सही उसमें दिशा में नहीं लगाया। इसको कई तरीके से समझा जा सकता है। जैसे एक किसान है, उसकी छोटी सी स्टोरी है। किसान बैठा है, तो वो पेड़ के नीचे बैठा, तो अपने दांत साफ कर रहा है एक तिनके से। अब एक कंसल्टेंट आया, तो उसको बोलता है कि भाई तुम वो क्या काम करते हो? वो किसानी करता हूँ। अरे मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, तुम इसको ऐसे कर लो, इसको ये कर लो, इसका ये विस्तार कर लो, वो कर लो। फिर वो कहता, फिर कहता पैसा कमाओगे, फिर क्या और पैसा कमाओगे, फिर कहता और पैसा कमाओगे। और बोला कितना पैसा कमाने के बाद फिर मैं क्या करूंगा? बोले कि तुम बड़े आराम से लात पे लात रख के लेटोगे। कहता वो तो अभी भी लेटा हूँ। सो बेसिकली थिंग्स कैन गो दैट वे। अब समझ की बात है, देखिए उसको अब जो लाइफ कोचेज हैं, या जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उनका उनका कर्म ये है कि उन्होंने लोगों को जो जोड़ना है, जगाना है, ठीक है। वो बोलेंगे कि एफर्ट एफर्ट एफर्ट, फ्री विल। तो फ्री विल तो देखिए है सब में, फ्री विल इज पॉसिबल। फ्री विल के बिना तो कुछ, हमें कुछ ये दिया गया, सोचने की शक्ति दी है, सब कुछ दिया गया है। लेकिन अब हर आदमी का फ्री विल का सर्कल डिफरेंट है। अब अनंत अंबानी का और हमारे बच्चों का जो सर्कल है फ्री विल का, वो एक जैसा नहीं हो सकता। जो उसके पास फ्री विल के जो ऑप्शंस हैं, वो हमारे पास नहीं है, ठीक है। सो हमारे बच्चों के पास नहीं है। तो ये अब ये देखो ना, इसमें डिफरेंस क्यों? एक, और हमारे से जो नीचे वाले हैं उनका और सर्कल छोटा है। तो जिस तरह से ये एक कर्म पूर्व निर्धारित है, जब पूर्व पुण्य, हमारे हम पूर्व पुण्य का भाव को भी मानते हैं, पूर्व पुण्य के कर्म भी मानते हैं, फिर हम गठड़ी उठा के लाते हैं, उन्हीं के बेसिस पे जो है आगे चलता है। तो ये भाग्य तो है, भाग्य से प्रिय है, इसमें कोई तो शक नहीं है। हम एक कड़ी यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं आगे, और जो अष्टम भाव है इस समय, और आपने भाग्य को कर्म से जोड़ा है, ठीक है। वो एक एक्सिस पे तो है, लेकिन आठवें से आठवां तीसरा भी है। लेकिन आजकल आठवां भाव इस समय पिछले 3 साल से। लेकिन आठवां भी जो है ना, ये आठवें भाव की बात करो तो आठवां भी कहीं सब बुरी बातें का नहीं है। उसमें भी आज की डेट में तो, जैसे पहले पहले ऑप्शन नहीं थे, आज रिसर्च का है, आज बैंकिंग का है, इंश्योरेंस का है, अनसीन। और वो जो है अनअर्न्ड वेल्थ का है, ब्याज से ब्याज ब्याज का पैसा है। और एकदम से जैसे विंडफॉल है, लॉटरी वगैरह है, उसका है। तो एक तरह से उसके उसके कुछ देखिए, इसमें एक चीज आपको लघु प्राचरी में ये चीज मिलती है कि अगर आठवें भाव का लॉर्ड जो है वो लग्नेश भी हो, तो वो अच्छा है। लेकिन यही इसी को रामानुजाचार्य भावार्थ रत्नाकर में बोलते हैं कि अगर अ, भाव का लॉर्ड भाव से एडवर्स चला गया तो गलत, एडवर्स रिजल्ट रहेगा। अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं है, लेकिन हैं दोनों ही सही। हम अब लोग बोलेंगे कि दोनों कैसे सही हो सकते हैं? दोनों इसलिए सही हो गए, वो हेल्थ के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं रामानुजाचार्य, और वो जो है वो उसकी पैतृक संपत्ति के बारे में बात हो रही है।
तो हेल्थ तो सफर करेगी, लेकिन पैतृक संपत्ति अगर उसका लग्नेश 8 में बैठ जाएगा लगन का स्वामी होते हुए, वो है। तो एक तरह से इस भाव, ये भाव जो है अपने आप में कोई भी पूर्ण तौर पे बुरा नहीं कोई भी, लेकिन हाँ इसमें गया हुआ ग्रह ये जरूर हो जाता है, क्योंकि एक तरह से ये हम एक होल है, और होल जो है और उसमें बहुत सारे खतरे भी हैं, और मेनली भाग्य का वो लॉस होने के, मतलब भाग्य का लॉस कारक होने के कारण इसको ये समझा जाता है कि ये एक तरह से, और यहाँ पे बैठा हुआ प्लेनेट भी इसको ये समझो खड्डे वाली बात आ जाती है कि ये खड्डे में चला गया, है ना। तो तो वो उस तरह यहाँ से फिर अब हमारे अगले अंक की जो पृष्ठभूमि है उसको हम बनाना शुरू करते हैं। जैसा आप जानते हैं कि डिकोडिंग एस्ट्रो सूत्रास में हम सप्त सूत्रा सीरीज का शुरू कर रहे हैं, आगाज कर रहे हैं, और उसका आगाज आपके साथ ही हो रहा है, और वो है जो सप्तम भाव, जिसे हम मोस्टली मैरिज और रिलेशनशिप पे ज्यादा फोकस होकर देख रहे हैं। तो आपसे एक छोटा सा प्राइमर तो हम अभी चाहते हैं कि जो मैरिज पार्टनर है वो भी हमारा एक स्ट्रॉन्गेस्ट टाई है, जिसमें हम बहुत तरीके से परमानेंट रिलेशनशिप की बात, परमानेंट टाई की बात, भाग्य, वैल्यू बेस्ड बहुत सारी चीज़ों की बात कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे डे टू डे लाइफ के भी यहाँ से हमारे रिलेशंस डिक्लेयर होते हैं, और सिग्निफिकेशन में से ब्रेक इन द जर्नी कहा जाता है। यहाँ सूर्य अगर अस्त होता है तो पहले हम अगर उस हिसाब से कह लें कि यात्राएं रुक जाती थी, लेकिन ये मटेरियल टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड का एक ब्रेक पार्ट है। सप्तम में ही संघर्ष है जो आपको भौतिक जगत या आध्यात्मिक जगत की ओर ले जाता है। तो आपसे अब इस पे एक आधार चाहिए आज, और उसके बाद अगले अंक में आपसे इस पे लंबी चर्चा हमको करनी है कि मैरिज और रिलेशनशिप सप्तम भाव के रूप में आप किस तरीके से देखते हैं, स्पेशली रिलेशनशिप इन द पार्ट ऑफ मैरिज। जैसा जी कि जैसे ये कुंडली के जो है ये द्वार भाव है 1 4 7 10, ये अलग अलग, जैसे कि आत्मा का आना 1 से, अब आत्मा का जन्म 4 से, फिर जो है गृहस्थ आश्रम में यानी कि आपकी मैरिज जो है वो 7 से। अब एक नया अध्याय वहां से शुरू होता है, गृहस्थ आश्रम जिसको हम बोल दें वो है, तो 7 का वहां से। तो ये जो जिस चीज को अब इन प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट जो लिव इन रिलेशनशिप्स हैं उनको कैसे देखें। अब लिव इन रिलेशनशिप जो है कुछ लोग ये बोलेंगे इसको साथ से ही देखो, पर ये जो है एक तरह से ये सोसाइटी जिस चीज को प्रमाण कर दे, सोसाइटी जिस चीज को प्रमाणित कर दे, फिर तो उसको उससे देखा जा सकता है। लेकिन आज के कॉन्टेक्स्ट में जब ये दुविधा है, तो इफ देयर इज समथिंग टू हाइड देन इट इज 8th हाउस। तो उसका मतलब है कि जैसे कि हमारे एक्सटर्नल पार्ट्स हैं, मान लीजिए हम बीच पे हैं, तो उसको उस एक स्पेसिफिक एरिया को हम हाइड करते हैं। एक्सटर्नल फिजिकल पार्ट्स हैं, तो उसको बीच पे है, नहाने जा रहे हैं तो तब एक उसको हाइड किया जाता है। तो उसी तरह से जैसे अब नॉर्मल रिलेशनशिप में 7 के इर्द गिर्द के जो दो भाव हैं या उसके सामने के 2 भाव हैं, मैरिज में ये इंपॉर्टेंट है। जैसे 7 से 1 और फिर वो 2 और 12 असेंडेंट के जो हैं 7 के लिए, और उधर से जो है असेंडेंट से जो है 6th and 8th। तो ये 4 भाव मिलके ये बताते हैं कि ये जो उसका 4 और वो 2 जो है नेटिव और स्पाउस, और अगर स्पाउस से देखोगे तो वो नेटिव बन जाएगा। तो ये बताते हैं कि मैरिज कैसे रहेगी, इनमें आपस की अंडरस्टैंडिंग कैसे रहेगी, और फिर उसकी स्पाउस की हेल्थ कैसे रहेगी। फिर उसी तरह से अगर प्रोजेनी की बात करो तो उधर 5-11 को देखोगे, मतलब 5-11 का एक्सेस इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पाउस से वो 11 हो जाता है, उधर से 5 है, तो 5-11 का एक्सेस भी इसमें काफी इंपॉर्टेंट होता है एज रिलेटेड की दिस रिलेशनशिप विद ये
फ्रूटफुल होते हुए ये क्या प्रोड्यूस करेगी, किस मतलब वेदर इट विल बी एबल टू प्रोड्यूस अ चाइल्ड जो कि इन दोनों की शक्ति के मिलन से हुआ, इनकी ऊर्जा के मिलन से हुआ। तो इसको अब हम एक्सटेंडेड हमारे कुछ प्रश्नों के साथ में आपके सूत्र कहेंगे हम उनको, उसके साथ में अगले अंक में आपसे जुड़ेंगे और इस पर एक मैरिज रिलेशनशिप में एक स्पेसिफिक विषय पर आपके अनुभव को हम उसमें साझा करेंगे हमारे दर्शकों के साथ, और साथ में कुछ हम सब्जेक्टिविटी के हिसाब से उसको इस्टेब्लिश भी करेंगे किसी नॉन हॉरोस्कोप पर। आप हमारे साथ जुड़े रहें, समय समय पर आपसे वो अनुरोध रहेगा कि आप जुड़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। धन्यवाद सर, धन्यवाद।